नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। राज्यों का वर्गीकरण, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत वर्गीकरण में हम प्रथम अध्ययन करेंगे अरस्तु का राज्यों का वर्गीकरण। मूलतः सभी राज्य एक समान ही होते हैं, क्योंकि सभी राज्य ऐसे जन समुदाय होते हैं जो निश्चित भूखंड पर बसे हुए हों, राजनीतिक संगठन में संगठित हों और प्रभुत्व शक्ति संपन्न हों। ये विशेषताएं सभी राज्यों में समान रूप से होती हैं, किंतु सभी राज्यों में इस प्रकार की समानताएं होते हुए भी उनमें भौगोलिक स्थिति, शक्ति, शासन व्यवस्था और शासन की राजनीतिक एवं आर्थिक रीति के आधार पर अनेक भेद होते हैं। राज्य के इन विभेदों में भौगोलिक भेद, शक्ति या शासन नीति के भेद को राज्यों के वर्गीकरण के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यों के भेद मौलिक एवं स्थायी महत्व के नहीं है। राज्य के इन विभेदों में शासन व्यवस्था के भेदों को या संप्रभु शक्ति के निवास स्थान के केंद्र के भेद को ही राज्यों के वर्गीकरण का आधार स्वीकार किया जाता है। यद्यपि इस आधार पर किए गए वर्गीकरण की आलोचना भी की जाती है और ये कहा जाता है कि राज्य और सरकार में भेद है और इस आधार पर किया गया वर्गीकरण तो राज्यों का वर्गीकरण न होकर सरकारों का वर्गीकरण होगा। लेकिन इस संबंध में जैसा क्रोसे ने कहा है, उनके लिए जो भावनात्मकता की अपेक्षा वास्तविकता ढूंढना चाहते हैं, राज्य सरकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है तथा राज्य की पूर्ण वास्तविकता सरकार द्वारा ही अभिव्यक्त होती है। गैटेल ने भी लिखा है कि सरकारों का वर्गीकरण वास्तव में राज्य का ही वर्गीकरण है। अरस्तु से लेकर आज तक राज्य के जो भी वर्गीकरण हुए हैं वे किसी न किसी रूप में सरकारों के भेद से ही संबंधित हैं। अतः शासन व्यवस्था का भेद या संप्रभु शक्ति का निवास स्थान राज्यों के वर्गीकरण का सबसे अधिक संतोषजनक आधार कहा जा सकता है। अब हम अध्ययन करते हैं कि अरस्तु का राज्यों को क्या वर्गीकरण था। राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया है। अरस्तु ने अपना ये वर्गीकरण दो आधारों पर प्रस्तुत किया है। प्रथम है संख्या का आधार, अर्थात संख्या के आधार का तात्पर्य यह है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरा है नैतिक आधार, इसका तात्पर्य यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तु ने पहले आधार पर, संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, अल्पसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के तीन भेद किए और दूसरे आधार पर अरस्तु ने उन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूपों, स्वाभाविक और विकृत का निरूपण किया है। अब हम एक तालिका को देखते हैं। अरस्तु का वर्गीकरण। प्रथम आधार शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या। एक तो शासन का प्रकार होगा, स्वाभाविक रूप होगा एक तंत्र या राजतंत्र। शासन का विकृत रूप होगा आततायी तंत्र। शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि कुछ लोगों का है, अल्पसंख्यक है, तो शासन का स्वाभाविक रूप होगा कुलीन तंत्र और इसका विकृत रूप होगा धनिक तंत्र। शासन करने वालों की संख्या कुछ व्यक्तियों से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहेंगे बहुसंख्यक। शासन का स्वाभाविक रूप होगा बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र। इसका विकृत रूप होगा भीड़ तंत्र। इन विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से अरस्तु का आशय इस प्रकार है। एक तंत्र या राजतंत्र। इस प्रकार के राज्य में शासन की समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है और ये अकेला व्यक्ति ही सरकार के रूप में कार्य करता है। अरस्तु के राजतंत्र में यह व्यक्ति आवश्यक रूप से सामान्य हित को दृष्टि में रखकर कार्य करता है। आततायी तंत्र, यह राजतंत्र का भ्रष्ट रूप है। इसके अंतर्गत भी शासन की समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, लेकिन राजतंत्र के समान इस शासन की शक्ति का प्रयोग सामान्य हित के लिए न किया जाकर स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाएगा। कुलीन तंत्र, इस प्रकार के शासन में प्रभु सत्ता थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में होती है। इस शासन तंत्र का प्रयोग सामान्य हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। वर्ग तंत्र कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप है, जिसके अंतर्गत शासन की समस्त शक्ति धनिक वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है और शासन करने वाले ये व्यक्ति सामान्य हित को भूलकर वर्गीय हित को ध्यान में रखते हैं। बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र।
इस प्रकार के शासन में राज्य की सर्वोच्च सत्ता बहुत से व्यक्तियों के हाथों में होती है और शासन करने वाले ये व्यक्ति सामान्य हित की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। अरस्तु के अनुसार बहुतंत्र में मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है। और अंतिम रूप है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र बहुतंत्र का विकृत रूप है, जब शासन करने वाले बहुसंख्यक जनता के प्रतिनिधि सामान्य हित की भावना को भुलाकर अपने वर्ग विशेष के हित में कार्य करने लग जाते हैं तो सरकार का रूप विकृत हो जाता है और इसे भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार भीड़ तंत्र में निर्धन वर्ग की प्रधानता होती है और यह निर्धन वर्ग मध्यम वर्ग विशेष रूप से धनिक वर्ग के हितों का विरोधी होता है। अब आगे हम देखते हैं कि अरस्तु के वर्गीकरण की क्या विशेषता है। प्रथम विशेषता यह है कि राज्य के संबंध में अरस्तु का विचार है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए जीवित है। अपने इसी विचार के आधार पर अरस्तु सामान्य हित के आदर्श को सरकार का एक निश्चित लक्ष्य बना देता है। उसके अनुसार वही सरकार स्वाभाविक है जो सामान्य हित में वृद्धि करती है। इस प्रकार के वर्गीकरण के आधार पर अरस्तु ने जन कल्याण को साध्य एवं सरकार को साधन मात्र माना है। अरस्तु दूसरी विशेषता है, अरस्तु ने शासन व्यवस्था के स्वरूप और सामाजिक तत्वों में संबंध स्थापित किए हैं। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र, एक तंत्र, स्वेच्छाचारी शासन, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र में तो धनिक वर्ग की प्रधानता रहती है, लेकिन बहुतंत्र और प्रजातंत्र में क्रमशः मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग की प्रधानता रहती है। तीसरी विशेषता है, राज्यों के इस वर्गीकरण के साथ ही अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की तरह राजनीतिक परिवर्तनों का एक चक्र भी प्रस्तुत किया है। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार साइकिल के पहिए घूमते हैं उसी प्रकार शासन के रूप भी नियमित रूप से बदलते रहते हैं। यह राजनीतिक परिवर्तन का चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है। राजा के सदाचार से पतन, अपने उद्देश्य से विमुख हो जाने पर उसका शासन अत्याचारी शासन में बदल जाता है। परंतु अत्याचारी शासन हमेशा के लिए नहीं रहता, उसमें भी परिवर्तन हुआ और राजा के स्थान पर थोड़े से बुद्धिमान व्यक्तियों ने शासन स्थापित किया, जिसे कुलीन तंत्र कहा गया। समय के साथ साथ बुद्धिमान व्यक्तियों के शासन का भी पतन हुआ और शासन शक्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो गई, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप नागरिकों ने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उक्त शासन के स्थान पर संवैधानिक तंत्र स्थापित कर दिया, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में थी। शासन का उद्देश्य जन कल्याण था। जब ऐसा शासन भी विकृत हो जाते हैं तो उसका स्थान हीन प्रजातंत्र व्यवस्था ने ले लिया। अरस्तु की परिभाषा के अनुसार प्रजातंत्र शासन एक भीड़ तंत्र है, जिसमें ना तो निश्चितता है ना स्थायित्व। जब ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है तो कोई शक्तिशाली योद्धा राजनीतिक संघर्ष में विजय प्राप्त कर अपने को राजा घोषित कर देता है। इस प्रकार अरस्तु के राजनीतिक परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। तो अरस्तु के राजनीतिक परिवर्तन चक्र का मतलब यही है कि पहले राजतंत्र आता है, फिर आतताई तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर धनिक तंत्र, फिर संवैधानिक तंत्र, फिर भीड़ तंत्र। ये चक्र चलता हुआ वापस राजतंत्र पर खत्म होता है। अरस्तु के वर्गीकरण की विद्वानों द्वारा आलोचना भी की गई है। प्रथम आलोचना है सरकारों का वर्गीकरण। आलोचकों के अनुसार अरस्तु ने राज्य और सरकार का कोई भेद नहीं माना है और उनका वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर सरकारों का वर्गीकरण है। दूसरी आलोचना है अवैज्ञानिक तथा संख्यावाचक वर्गीकरण। गार्नर तथा वान महल ने अरस्तु के वर्गीकरण की इस आधार पर आलोचना की है कि यह वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित न होकर संख्या विषयक मौलिक आधार पर आधारित है। वान महल ने आलोचना करते हुए कहा कि उस सिद्धांत का स्वरूप जिस पर यह आधारित है राज्य के गठन से संबंधित न होकर गणित से संबंधित है तथा यह वर्गीकरण गुण विषयक न होकर संख्या विषयक है। आलोचकों के अनुसार यह वर्गीकरण सरकार के आंतरिक संगठन पर प्रकाश नहीं डालता, ये गुण विषयक न होकर संख्या विषयक है। तीसरी आलोचना है प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं। प्रजातंत्र शासन के संबंध में अरस्तु के विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अरस्तु प्रजातंत्र को हुजूमशाही और भीड़ तंत्र का पर्यायवाची मानता और इसे सबसे अव्यवस्थित और निकृष्ट मानता है, लेकिन वर्तमान समय में प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना जाता है। अतः प्रजातंत्र के संबंध में अरस्तु के विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चौथी आलोचना है वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं।
अरस्तु के नगर राज्यों के युग को हम बहुत पीछे छोड़ गए हैं। वर्तमान समय के वैज्ञानिक युग में अरस्तु के समय से बहुत अधिक अंतर होने के कारण अरस्तु का राज्य वर्तमान समय के राज्यों पर लागू नहीं होता है। अंतिम आलोचना है, परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण के साथ साथ शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र भी प्रस्तुत किया, किंतु ये परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। वस्तुतः राज्यों या शासन व्यवस्थाओं में वैसे ही नियमित एवं व्यवस्थित परिवर्तन नहीं होते हैं जैसे कि अरस्तु द्वारा बतलाए गए। इतिहास में तानाशाही के स्थान पर एकदम ही लोकतंत्र, प्रजातंत्र के स्थान पर एकदम तानाशाही की स्थापना के उदाहरण अधिक देखने को नहीं मिलते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि अरस्तु के वर्गीकरण की अनेक प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि अरस्तु का वर्गीकरण आधुनिक युग में कोई महत्व नहीं रखता। अरस्तु का वर्गीकरण ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण था जिसने आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए गिलक्राइस्ट ने कहा है, आधुनिक सरकारों के स्वरूप के लिए यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, पर आज तक जितने भी वर्गीकरण किए गए हैं उन सब के लिए ये ऐतिहासिक आधार रहा है। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।